Recording in ना progress. देख देख बाबू देख, ये बोल रहा है आपका कि N2S रिएक्ट किया कितना 20 ग्राम में 5 ग्राम आई है। दैट पर यू गेटिंग। तो आपको क्या करना है कि कंसीडर द अबव रिएक्शन लिमिटिंग एजेंट ऑफ द रिएक्शन इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फाउंड रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना था, लिमिटिंग एजेंट फाइंड करना था। तो लिमिटिंग एजेंट फाइंड करने के लिए क्या जाएंगे, सबसे पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करेंगे। तो बेटा 20 बाई क्या करेंगे, सीधा इसका करेंगे 28, मतलब ये क्या होगा 10 बाई कितना हो जाएगा 14, ये तो पता चल रहा है आपको। या और भी करेंगे तो 5 बाई क्या होगा 7 होगा। सिमिलरली क्या होगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे तो 5/2 करेंगे, 5/2 रहने दो। अब क्या होता है कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये तो दिख रहा है आपको कि मोल्स लेंगे, आप बाई कोफिशिएंट का रेशियो लेंगे, नाइट्रोजन का भी लेंगे हाइड्रोजन का भी लेंगे, तो नाइट्रोजन का कितना होगा बेटा बताओ, 5/7। ये क्या होगा 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो बेटा ये, हाँ तो ये तो पता चल रहा है आपको, ये 5/6 होगा, ये 5/7 है, तो ये तो पता चल रहा है आपको ये एक्सेस होगा, राइट। तो इसीलिए लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, नाइट्रोजन एक्ट एज लिमिटिंग एजेंट्स। ये क्लियर हो गया आपको। तो नाइट्रोजन आपको मिल गया लिमिटिंग एजेंट। आप पूछ रहे हैं कि आपको अमोनिया कितना मिलेगा, तो आपको अमोनिया मिलने के लिए आपको किसका फाइंड करेंगे, सीधा क्या करेंगे मोल्स ऑफ अमोनिया। मोल्स ऑफ अमोनिया जाएंगे तो 2 इंटू मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि देखो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेंगे तो कितना होगा 2:1 रेशियो। तो सीधा मोल्स ऑफ अमोनिया क्या होगा 2 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये 2 इंटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जाएंगे तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना था आपने देखा था 20 बाई क्या था 14, और 20/14 करेंगे तो ये 40 बाई क्या होगा, और 28 हो जाएगा। तो ये 28 जब करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 20 बाई कितना हो जाएगा आपका, ये 20 बाई क्या करेंगे 14 करेंगे, मतलब 10 बाई कितना हो जाएगा, रॉन्ग कर दिए कहीं पे। স্যার कितना, আমার আমার মনে হয় যেটা হাইড্রোজেনটা লিমিটেই নিয়ে দিয়েছে। ना ना लिमिटेशन की আছে, नाइट्रोजन है ना। तब मोल्स ऑफ अमोनिया से जब लेंगे रेशियो लेंगे तो 2 तो हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सही तो, हाँ तो 10 बाई कितना हो जाएगा 14, 10/14 हो जाएगा, 10/14 हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। 10/7 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट तो जा रहा है आपका। अब 1 पॉइंट के बाद जैसे जाओगे तो 7 4 जा चला जाएगा, तो ये क्या होगा 4, तो आपका क्या होगा 4.2 मोल्स हो जाएगा, मतलब कि आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा। नाइट्रोजन लिमिटिंग होगा 1.42 किसका मोल्स आएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। आई बात समझ में। तो आप ये बता दो, सुनो अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन करवाया आपको, उसमें मैंने परसेंटेज यील्ड का कैसे आप यूज करोगे कंसेप्ट बता दिया, फिर मैंने परसेंटेज प्योरिटी बता दिया था आपको, फिर मैंने ये बताया कि लिमिटिंग रीजन पे कैसे वर्क करोगे। बेटा आप हमेशा याद रखना, किसी भी रिएक्शन में अगर 2 रिएक्टेंट रहेगा या 3 रिएक्टेंट रहेगा और सबका अमाउंट अगर दिया रहेगा, तो पहला आपका टारगेट होगा पहले लिमिटिंग को फाइंड करना। आई बात तो, पहला टारगेट क्या होगा लिमिटिंग। अब लिमिटिंग फाइंड कैसे करेंगे, तो मैंने बोला लिमिटिंग फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। जो गिवन रिएक्टेंट है सेपरेटली उससे फाइंड कर लो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो जो सबसे लिस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो क्या होगा आपका लिमिटिंग। या क्या करो गिवन मोल्स को डिवाइड कर दो कोफिशिएंट से, जो सबसे लिस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा लिमिटिंग। आई बात समझ में। तो यहाँ तक मैंने सारे कैलकुलेशन आपको करवा दिया। अब एक काम करो, आप लिखो यहाँ पे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो संग निरिक, जब आप स्कूल में जाते हो, सुनो, स्कूल में जब जाते हो आप यहाँ पे, तो आपको अगर पहले मोल कंसेप्ट पढ़ाया गया होगा तो सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया होगा। एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी मोल कंसेप्ट से पहले ही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया हुआ। तो मैंने अभी तक आपको मोल्स मेथड बताया, मैंने मोल्स में लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने मोल्स में ये भी बताया कि स्टोइकियोमेट्री में आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, तो ये सब समझ में आ गया आपको। अब इसी से क्या करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग चले जाएंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स पे, मतलब कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन जैसे जाते हैं, फिर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास और वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मोलल कंसंट्रेशन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, फिर उसमें रिलेशन क्या होता है, वहां पे चले जाएंगे। उससे पहले मैं पहले पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आपका गैलोसेक्स लॉ, जो आपने देखा होगा गैलोसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम दिया होगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जेई एडवांस से लेके जेई मेन तक का जो क्वेश्चन मैंने देखा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गेलो सेक्स लॉ से। आई बात समझ में। नीट पे भी कभी कभी क्वेश्चन गेलो सेक्स लॉ से पूछता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट है। होता क्या कि जब कोई रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शन करवाते तो एक लॉ को फॉलो करता हो। जैसे क्या होता है कि जब आप कोई कहीं पे जाते हो, चाहे स्कूल में जाओ आप, या किसी क्रिकेट ग्राउंड में किसी कहीं पर आप एडमिशन लो क्रिकेट सीखने के लिए, तो आपको वहां पे एक रूल एंड रेगुलेशन बताया जाता है कि ये रूल्स ये रेगुलेशन है यहाँ पे। आई बात समझ में। अगर मैं तो किसी के स्कूल का टाइमिंग का एंट्री टाइम होगा 7, तो आप 7 AM अगर एंट्री टाइम है, तो डेफिनेटली आप 7:30 में इंटर नहीं कर सकते हो। होता ही है। तो हर जगह कुछ ना कुछ एक रूल रेगुलेशन होता है। वैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन जब करवाते थे, केमिकल रिएक्शन भी एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहला रूल जो बताया था वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोला कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाओगे, तो आपका जितना आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेके चलोगे, उतना ही आपका अमाउंट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। मतलब मास बोला कि कंजर्व होता है। मतलब बोला कि लेबोजियर ने बोला कि मैटर जो होता है, मैटर आप क्रिएट ही नहीं कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। द मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जब आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय ही नहीं कर सकते हो, तो जितना भी आपका एटम कहाँ रहेगा, रिएक्टेंट साइड में, वही एटम आपका किधर आएगा, प्रोडक्ट साइड में। तो जब एटम आपका कंजर्व रहेगा, जब मॉलि आप नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रहेगा, जब मोल्स उसका कंजर्व रहेगा, तो अमाउंट भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो वहां से आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई बात समझ में। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद एक इंट्रोड्यूसर लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स का बात करते हो, तो वहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम कंबाइन करके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड। तो बोला है किसी भी कंपाउंड में जो मास रेशियो होता है किस एलिमेंट्स का, वो क्या होता है आपका फिक्स मास प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है। जैसे क्या होता है कि CO2 का बात करते हैं, तो वहां पे कार्बन से ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या होता है, 3:8। तो आप CO2 को कंबशन से लाओ, या CO2 आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोजिशन से लाओ, कहीं से भी आपका CO2 लागो, उसमें जब मास परसेंटेज का मैं बात करूंगा, उसमें ऑक्सीजन परसेंटेज का बात करूंगा, तो दोनों में मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा आपका, सेम होगा। तो ये क्या दिखाता है, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। मतलब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता। अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर चेंज होता है ना, तो लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता। अब मान लो ग्लूकोज का बात करोगे, तो C6H12 वो 6 ही बोलोगे। अब जब C6H12 वो 6 आप फिक्स कर दोगे, तो वहां पे परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाय मास सेम होगा। आई बात समझ में। तो ये होता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। एक होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, अभी सबसे पहले लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बेटा जब साइंस पढ़ोगे, विनायक याद रखना, संगनी की याद रखना। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि कौन साइंटिस्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था। साइंस में ये सब कभी नहीं पूछता है। आई बात समझ में? वो सब हिस्ट्री में पूछता है, साइंस में सीधा बोलेगा आपको लॉ किसको डिफाइन करता है, कौन सा एग्जाम्पल आपको इस लॉ को एक्सप्लेन करेगा, राइट। आप यही पूछेगा आपको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेबोजियर ने दिया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं हम लोग। तो ये सीधा बोल देते हैं कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये कौन बोला था, लेबोजियर बोले थे। मतलब ये सीधा बोले कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट को ऐड कर दो, इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमें शायद अपनी, मतलब एक सिंपल बता रहा हूँ आपको एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करोगे तो क्या आता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या आता है, CO2। वी नो। अगर मान लो कि मैंने, यहाँ पे सुनो, अगर मान लो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया, तो मेरे को 5.6 ग्राम अगर कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, तो व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ CO2, 4.4। बिकॉज टोटल मास कितना आपका, मान लो इसका अमाउंट आपसे पूछेगा, तो आप देखो 10 इक्वल टू क्या करेंगे, 5.6 इंटू क्या होगा, मास ऑफ CO2, राइट। तो मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे 4.4 ग्राम। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मान लो कोई रिएक्शन होगा, उसमें कोई रिएक्टेंट को आपने तोड़ के प्रोडक्ट दो बनाया, आपका एक प्रोडक्ट अमाउंट देगा, दूसरा का अमाउंट पूछेगा। अगर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया रहेगा तो आप फाइंड कर लोगे। मोल्स मेथड से फाइंड करोगे तो वही अमाउंट आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से फाइंड करोगे तो वही अमाउंट आएगा। तो आपको जो इजी लगे उसको वर्क करना, कर लेंगे। आई बात समझ में क्या होता है ये।
तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको सिंपली बोलेगा तो बोलना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट लिखो। तो फर्स्ट थोड़ी ये सब बेसिक चीजें ये आप क्लास 9 10 से पढ़ते आए होंगे। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। एनसीईआरटी जाओगे तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे, जोसेफ फ्रॉस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एक साइंटिस्ट थे जोसेफ फ्रॉस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। जोसेफ फ्रॉस्ट ने किया क्या, कॉपर कार्बोनेट का दो सैंपल लिया। एक सैंपल जो था वो नेचुरल सोर्स से लिया, और दूसरा सैंपल को सिंथेसाइज किया, खुद बनाया। एक सैंपल कहाँ से था, नेचुरल सोर्स से, और दूसरा सैंपल किसका था, खुद वो सिंथेसाइज किए। और दोनों में कॉपर का कार्बन का ऑक्सीजन का मास परसेंटेज फाइंड किए। दोनों का मास परसेंटेज देखा, दोनों कंपाउंड में क्या है, सेम है। तो बोला कि कोई भी कंपाउंड का बात जब करते हो तो वहां पे एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स मास रेशियो, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। ट्रू है ये, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं चेंज कर सकते हो तो मास कैसे चेंज होगा। अगर मान लो मेरे को बोलेगा कॉपर कार्बोनेट, तो मैं तो सी होते ही लिखूंगा, उसके अलावा तो कोई दूसरा फॉर्मूला लिख ही नहीं सकता हूँ। तो उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन जब भी एक्सप्लेन करते हो तो पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए होता है, राइट। हाँ, सोर्स ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन डिफरेंट है लेकिन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए होगा। तो लिखो यहाँ पे, इन ए कंपाउंड द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन, इसमें कंबाइन करेगा बेटा, ऑलवेज कंबाइन फिक्स मास रेशियो, या फिक्स मास प्रोपोर्शन लिखो या फिक्स मास रेशियो। आई बात समझ में। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। जैसे आपको सिंपल बताइएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट कर दो तो क्या मिला आपको, बिना एक बोल कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर ले सीओ कैल्शियम ऑक्साइड। अब बेटा कोक जो होता है, कोक कोक को जब हम लोग हीट करेंगे O2 से तो क्या मिलेगा आपको, CO2। देखो दो डिफरेंट सोर्स है कि नहीं। यस सर। अब दोनों में मास परसेंटेज में फाइंड करूंगा कार्बन का, तो दोनों में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डेफिनेट डिफरेंट। प्रोपोर्शन। आई बात समझ में। द डिफरेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि इन एनी कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन फिक्स मास रेशियो। इन एनी कंपाउंड एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइंड इन फिक्स मास प्रोपोर्शन। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखो, थर्ड लिखो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तभी एक्सप्लेन करोगे जब आपके पास दो एलिमेंट्स होगा। तो देखो, लिख लो पहले स्टेटमेंट वन, टू एलिमेंट्स combine to give two or more compounds। देखो, there must be at least two element, at least नहीं, there must be only two elements, that element they combine to give the two or more compounds। at least how many compounds, there should be two। और उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, टू कंपाउंड्स। देखो, mass ratio of one element that combine with a fixed mass of second element is always a simple whole number ratio। देखो, when two element combine to give the two or more compounds, तो सबसे पहले याद रखना कि जब आपको स्कूल के एग्जाम में पूछेगा कि विच वन एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन,
आप उसी कंपाउंड सीक्वेंस को सेलेक्ट करना जिसमें आपका दो ही एलिमेंट का कंपाउंड्स होगा। आपको बोलेगा प्रूफ करो, तो प्रूफ होता है इस स्टेटमेंट पे। क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे, द मास रेशियो ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इज ऑलवेज होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब ये एग्जांपल के थ्रू आएंगे तो बेटर होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आप देखो, आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट कंबाइन करके देखो बनाता है एक H2O, एक बनाता है H2O2। बनाता है कि नहीं, वाटर बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोनों में देखो क्या, दो एलिमेंट्स ही है, कौन आपका हाइड्रोजन और कौन ऑक्सीजन। आप बेटा यहाँ पे जानते हो यहाँ पे कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। वाटर में अगर जाएंगे तो वाटर में बोलेंगे, विनायक बताइए, अब संग नहीं बोल। वाटर मीन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2, दैट 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम। यस सर। यस सर। अब इसमें ये, इसमें जाएंगे तो विनायक बताइए, इसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना से कंबाइन कर रहा है, 32 ग्राम ऑफ 32 ग्राम। कितना से, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा एक काम करो, यहाँ पे मैं एक हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, वो देखिएगा किसका मास फिक्स हो गया आपका, देखो तो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आगे अब देखो क्या हो जाएगा, अब सीधा लेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, रेशियो बताइए कितना होगा। 1/2 क्या बताइए, 1/2, ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम रेशियो है कि नहीं। अरे बेटा 1:2, 2:3, ये सब सिंपलेस्ट प्रॉब्लम रेशियो होता है कि नहीं। यस सर फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं फ्रैक्शन में आएगा ये। आई बात समझ में, ऐसा नहीं कभी होगा 1.5/2, ये सब कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा होल नंबर रेशियो ही आएगा आपका। आई बात समझ में, तो इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कर लेंगे ये। आई बात समझ में, आपको क्या करना है, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको दो ही एलिमेंट का कंपाउंड दे देगा, और एटलीस्ट आपको कितना कंपाउंड देगा, 2 एलिमेंट का कंपाउंड देगा। आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट का मास को क्या करेंगे, आप फिक्स कर देंगे। तो एक एलिमेंट का मास फिक्स करके डिफरेंट, ये मास आपने किसका फाइंड किया, ऑक्सीजन का। अब इसका मास को फिक्स करके इसके मास का रेशियो लो, वो सिंपलेस्ट नंबर रेशियो होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, देखना यहाँ पे क्या होगा। कार्बन प्लस O2 जब कंबाइन करते थे क्या बनाता है आपका, दो एलिमेंट बनता है कि नहीं आपका, CO2 प्लस क्या बनता है आपका। अच्छा एक काम करो, एक और बताता हूँ, ये छोड़ दो, एक सिंपल बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, ये नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करता है, देखो NO बनाता है आपका, N2O बनाता है आपका, N2O3 बनाता है आपका, N2O5 बनाता है। सबसे लाभ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सपेंड करता है ये। N2O3 भी बनता है, N2O4, NO2 भी बनता है आपका, फिर एक NO2 भी बनता है आपका, तो बहुत सारा एलिमेंट्स बनता है यहाँ पे। तो ये देखो आपने क्या किया, बहुत सारा ऑक्साइड बना है कि नहीं नाइट्रोजन का। सल्फर ऑक्सीजन को जब करते थे SO2 भी बनता है और क्या बनता है, SO3 भी बनता है। कार्बन हाइड्रोजन करके क्या बनाता है, मेथेन भी बनाता है, इथेन भी बनाता है, इथिन भी बनाता है, बेंजीन भी बनाता है। तो ये सब क्या दिखा रहा है, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कर लेंगे। अगर मान लो कि मेरे को बोलेगा कि NO और N2O में बता दो, तो सीधा NO में जाएंगे तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, सीधा लिखो 14, उतना नहीं लैंग्वेज, सीधा लिखूंगा। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 28 ग्राम ऑफ, विनायक बोल, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 16 ऑक्सीजन। ग्राम। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना से कंबाइन करेगा बेटा, ग्राम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैंने क्या किया, किसका मास को फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया। अब रेशियो लेंगे किसका, तो देखो मास ऑफ ऑक्सीजन इन NO, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन N2O, बेटा बोल, 16 बाई क्या करेंगे, 8। देखो 2:1 आ गया कि नहीं, आई बात समझ में। तो हमें से याद रखना क्या करना, whenever you have to illustrate the law of multiple proportion, you have to fix the mass of one element that combined with the different mass of second element. Now the mass ratio of that element, जिसका मास आप फिक्स कर दिए, नहीं, mass ratio of that second element must be simple whole number ratio। कर लेंगे। तो ये क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल या डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक लास्ट लिखो, आपने देखा था कुछ कितना आ गया आपका, 3 और 4 लिखो।
लिखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। Recording in progress. यहाँ पे मास रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन फाइंड करेंगे, तो यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का जो मास होगा, देखो मैं एक फिर से बता रहा हूँ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल देखिए, प्रोसेस देखिए, आप थ्योरी को समझिए, थ्योरी से समझ में आएगा। देखिए क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, उसमें बोलता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल सिंपल बोलता है कि व्हेन टू एलिमेंट, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, देखिएगा, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स, ये बोल रहा है कि टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने किसको फिक्स किया, ये देखो अभी मैं फिक्स करने जा रहा हूँ किसको, हाइड्रोजन को। तो बोल रहा है कि कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ देयर मासेस, मतलब दो एलिमेंट को जो आपने कंबाइन करवाया उसका मासेस का रेशियो जो होगा वो ऑलवेज आइदर, देखो ऑलवेज आइदर सेम और सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो बाय विच दे कंबाइन ईच अदर। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन कितना रेशियो होगा बेटा, यहाँ पे कितना था, 4/16, 1/4, 4/12। देखो कितना का हाइड्रोजन है 4, तो कितना ग्राम होगा 4 ग्राम। कार्बन कितना आपका 12, तो 1/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 3। इसमें जाएंगे तो ये 2 बाई क्या होगा 16, मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा 8। आई बात समझ में। आप क्या करो, मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ कार्बन को डिवाइड कर दो मास ऑफ हाइड्रोजन टू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो क्या किसका मास कैंसिल हो गया, हाइड्रोजन का कैंसिल हो गया ना। इसका मतलब हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। जैसे ही ये रेशियो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ ऑक्सीजन टू मास ऑफ कार्बन आ जाएगा, कितना आ रहा है रेशियो, देखो 8/3 आ रहा है कि नहीं। अब ये जो मास रेशियो आपने ऑक्सीजन और कार्बन का फाइंड किया, ये आपने किसके साथ सेपरेटली कंबाइन करवाया, हाइड्रोजन से। आप कार्बन ऑक्सीजन को आप कंबाइन करने के लिए कर दो कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन जब कंबाइन करके, कार्बन ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा आपका, ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा CO2। अब इसमें क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन टू मास ऑफ ऑक्सीजन जाएंगे बेटा, तो कार्बन 12 ग्राम है, CO2 कितना आपका 32, बेटा कितना हो जाएगा, देखो कितना रहा आपका। आप एक काम करो, उधर ऑक्सीजन टू कार्बन लिए थे तो ऑक्सीजन टू कार्बन ले लो, ऑक्सीजन टू कार्बन जाएंगे, कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, 32 बाई क्या लेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 8/3। अब इसको इक्वेशन 1 लिया था, अब मैंने इक्वेशन 2 लिया था। इक्वेशन 1 जो मैंने फाइंड किया वो किसका मास को फिक्स किया, हाइड्रोजन का, तो मैंने किसका मास फाइंड किया, कार्बन और ऑक्सीजन को। दिस एलिमेंट अलाउड टू कंबाइन सेपरेटली विद हाइड्रोजन, राइट। नाउ these two element allowed to combine each other, तो क्या बना है वो CO2। अब मैंने CO2 मास रेशियो कार्बन ऑक्सीजन का फाइंड कर लिया, अब दोनों के रेशियो को मैं कंपेयर किया, तो देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वल है कि नहीं। तो मैंने बोला कि या तो सेम होगा या तो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, मल्टीपल होगा। तो बताओ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या है, सेम है आपका। तो जैसे देखना कि दो इक्वेशन बनाना, दोनों इक्वेशन अगर इक्वल हो गया या दोनों इक्वेशन एक सिंपल होल नंबर मल्टीपल आ गया, तो समझ लेना वो किसको एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। आई बात समझ में। सिमिलरली क्या होगा देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, बेटा इसको कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, इसको कंबाइन करते तो क्या बना था संगनी, इसको करेंगे तो क्या बनेगा, SO2 रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कितना एलिमेंट लिया मैंने, 3 एलिमेंट, कंबाइन टू गिव हाउ मेनी कंपाउंड, 3 कंपाउंड। आई बात समझ में। तो आप समझ में आएंगे रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कब होगा, how many element there should be 3, how many compound 3, multiple proportion 2 element, compound 2 or more, कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, Gay-Lussac's law of gaseous volume। गैसेस वॉल्यूम के लिए होता है ये, सिर्फ गैस के लिए होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक बताते हैं, थ्योरी बहुत बड़ा थ्योरी है इसका। सबसे पहले सुनो कि गैलोसैक्स लॉ जो होता है किसके लिए होता है, सिर्फ गैसेस कंपोनेंट के लिए। अगर सॉलिड कंपोनेंट होगा तो फिर गैलोसैक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो गैलोसैक्स लॉ क्या होता है, आप एक काम करना, मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम होता है, याद रखना, मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम होता है, ये बताया था मैंने आपको। अगर मोल रेशियो 1:1 है ना, तो वॉल्यूम रेशियो भी 1:1 ही होगा।
रीजन क्या होगा सुनो, अगर मोल इज टू 1:1 है, इसका मतलब एक कंपोनेंट का अगर 1 मोल लेंगे तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा 1 मोल। अब मोल को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो देखो मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो हमेशा याद रखना मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अगर कोई गैस, दो गैस है, मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, और आपने एसटीपी पे उसका 1:4 मोल रेशियो लिए, तो बताइए अगर 1 मोल ऑक्सीजन लोगे तो हाइड्रोजन कितना लेंगे 4, तो बताइए 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। 4 मोल्स हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा 4 × 22.4, तो रेशियो कितना होगा 1:4 ही तो आया। तो ये याद रखना बेटा, मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम होता है। आई बात सर, मैं लिख देता हूँ उसको, याद रखना मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो सेम होता है। मास रेशियो वॉल्यूम रेशियो नहीं हो सकता, मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो होता है। अगर मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो होगा तो मैंने स्टोइकियोमेट्री में जो मोल मेथड बताया था, तो मैं याद करो मैंने अमोनिया बताया था, N2+3H2 गैप दिया अमोनिया, मैंने वहां पे लिखा था 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, फिर वहां पे मैंने लिखा था 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो वहां पे देखो वॉल्यूम रेशियो क्या था 1:3:2, अब मोल रेशियो भी क्या था 1:3:2, लेकिन मास रेशियो 1:3:2 नहीं था आपका, याद है, वही था आपका गेलो-सेक्स लॉ। तो गेलो-सेक्स लॉ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लिखो क्या था, ये स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे, when gases combine or are produced in a chemical reaction, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में गैसेस कंबाइन करे गए, गैसेस प्रोड्यूस होगा, मतलब मे बी रिएक्टेंट ऑल द रिएक्टेंट ऑल प्रोडक्ट मे बी इन गैस फेज, या सम टाइम वन रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट इन द गैस फेज, या सम टाइम ओनली 2 रिएक्टेंट्स आर इन गैस फेज, मतलब कोई गैस होना चाहिए। आई बात समझ में, देखो दे डू सो इन विच in which bears a simple whole number ratio of their volumes, याद रखोगे, at constant, क्या लेंगे बेटा बताइए, at constant temperature and pressure। मतलब सिंपली अगर गेलो-सेक्स लॉ को डिफाइन करोगे ना, तो याद रखना कि एनी केमिकल रिएक्शन gases reactant products are always combine or will producing the simple whole number ratio। आई बात समझ में, इन एनी केमिकल रिएक्शन gases reactant products always considered in simple whole number ratio of their volumes। आई बात समझ में, किसी भी रिएक्शन में जाएंगे गैसेस कंपोनेंट हमेशा सिंपल वॉल्यूम रेशियो में किस में रहेगा, वो वॉल्यूम में, तो उसको क्या बोलते हैं गेलो-सेक्स लॉ। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, CH4 अगर गैस है आपका, इसको कंबशन करने के लिए मैंने बताया था रिएक्शन को कैसे बैलेंस करोगे। यहाँ पे x क्या है 1, y कितना आपका 4, x 4 लिया था मैंने, x+y, क्या आदमी सब रहता है ये लोग, x+y एक बार कॉल नहीं करते तो समझ लो नहीं कर रहे, बार बार कॉल करेगा। अब बोलेगा सर हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए ना, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ इसलिए मेरे को बोला हेल्थ इंश्योरेंस। एक ऐसा कॉल किया था, ऐसे जा रहा था मैं, ऐसे वो कॉल कर रहा, सर आपने की नहीं सर, ये ऐसे बोला कि सर एक लोन है बहुत बढ़िया ऑफर है, तो मैंने बोला फ्री में देते हो, तो नहीं सर बहुत बढ़िया ऑफर है, तो बोले कि कितना ऑफर है, तो सर इतना का है, तो मैं बोला कि मैं कहाँ से करूंगा, मैं तो ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मेरा ई रिक्शा है, अब मेरे को कहाँ से मैं दे पाऊंगा, 15,000 मेरा मंथली इनकम ही है, उसमें से तुम ईएमआई दे दोगे 20,000 मैं कहाँ से दूंगा, तो सर नहीं आपका तो पैन कार्ड जो लिंक है उससे, तो मैंने बोले जो तुमको इन्फॉर्मेशन दिया वो रॉन्ग दिया, तो इसमें मैं क्या करूँ, बोला थैंक यू सर। देखो देखो O2 गैस लिए, देखो ये 2O2 गैस होगा आपका, देखना x+y कर देना यहाँ पे, CO2 गैस होगा आपका, और ये क्या होगा 2H2O। बेटा एक चीज याद रखना, जब गैसेस वॉल्यूम का बात होता है, वाटर अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कहीं भी रहेगा तो वाटर को लिक्विड में रखना,
वाटर को किस में रखना, लिक्विड में रखना। अगर प्रोडक्ट भी होगा तो वाटर को किस में रखना, लिक्विड में। अब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड्स को अगर कंबशन करते थे क्या मिलता है आपको, CO2 प्लस वाटर। अब मैंने आपको बैलेंस करने के लिए तरीका बताया था, एक्स लिए थे नंबर ऑफ कार्बन एटम, वाई क्या लिया था मैंने, हाइड्रोजन, एक्स प्लस वाई बाय 4 क्या था, O2 था, याद करो। एक्स CO2 था आपका, वाई बाय 2 क्या था आपका, वाटर था। देखो उसी को फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं, टेस्ट वो क्या होगा, लिक्विड हो गया। ये बोलता है कि अगर इसका 1 वॉल्यूम अगर लोगे, सुनो, ये बोल रहा है कि अगर 1 वॉल्यूम आप मेथेन लेंगे तो आपको कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम। और कितना वॉल्यूम आपको CO2 मिलेगा, 1 वॉल्यूम। ये बोल रहा है कि अगर आपने 1 ml CH4 लिया तो उसको कंबसन के लिए कितना ml ऑक्सीजन चाहिए, 2 ml। और कितना बनेगा ये, 1 ml। अगर आपने इसका 1 लीटर ले लिया तो इसके लिए कितना लेना पड़ेगा, ये 2 लीटर। और ये कितना मिलेगा आपको, 1 लीटर। अगर आपने यहाँ पे 22.4 लीटर लिया तो ये लेना पड़ेगा 2 इंटू 22.4 लीटर। और ये कितना बनेगा बेटा, 22.4 लीटर। ये कहाँ पे होगा, तो ये होगा एसटीपी। बताओ तो बेटा, मोल रेशियो भी यही आता था ना। अगर इस रिएक्शन में मैं कार्बन का, ये मेथेन का, ऑक्सीजन का, कार्बन CO2 का, वाटर का मोल रेशियो लेंगे तो मोल रेशियो क्या, 1:2:1:1। देखो वॉल्यूम रेशियो भी वही आ रहा है कि नहीं। तो बेटा आप ऑलरेडी, मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया था, किसी भी रिएक्शन में कॉफिशिएंट्स क्या एक्सप्लेन करता है, वॉल्यूम। कॉफिशिएंट क्या एक्सप्लेन करता है, मोल्स। कॉफिशिएंट क्या एक्सप्लेन करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कॉफिशिएंट क्या एक्सप्लेन करता है, नंबर ऑफ एटम। कॉफिशिएंट का भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि आपका मास नहीं करता है। आई बात समझ में। हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन मैंने ऑलरेडी बता चुका था, कैसे बैलेंस करके रिएक्शन लिखोगे, ये समझ में आया आपको। अब सुनिए और एक बताता हूँ। স্যার স্যার बताइए बेटा। বলছি যে ওয়াটারটা যখন এই রিঅ্যাকশনে আসবে লিকুইড করব ना देख बेटा कि কেন ওটা वाटर लिक्विड हो गए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक फिगर के थ्रू बता रहा हूँ आपको, वो इडियोमेट्री का पार्ट सब वो बता रहा हूँ, वो कंसेप्ट समझ कर आ जाएगा। अभी एक और रिएक्शन लिखने दीजिए। ये क्या है बेटा, ये बता दो तो, ये क्या है, प्रोपेन। ये बोलते हैं प्रोपेन, राइट। यहाँ पे एक्स कितना है, 3, और वाई कितना है, 8। आप बैलेंस करके रिएक्शन बताओ, कंबशन लिखो, करो कंबशन खुद से। C3H8 को कंबशन करो, C3H8 को कंबशन करो, एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन करो बाबू। C3H8 कंबशन करो खुद से। जैसे C3H8 लोगे तो वहां पे एक्स एंड वाई करके लेके चलोगे तो बहुत इजीली बैलेंस करोगे। C3H8 लेंगे तो कितना है आपका, C3H8 फाइव तो बटर है। अब बताओ 1 लीटर प्रोपेन को कंबशन करने कितना चाहिए ऑक्सीजन। एक आध क्वेश्चन पूछा तो बता नहीं। 1 लीटर प्रोपेन को कंबशन के लिए कितना चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, 5 लीटर। और कितना CO2 आएगा, 3 लीटर। ये पूछा था एक एग्जाम में, सोचो इतना इजी क्वेश्चन है, किसी से नहीं करता है कंपटीशन। এটা বুঝেছিস তো কি করে बैलेंस होता है। गैस के जरिए वो मान लीजिए कितना का प्रोपेन है, लेकिन मान लीजिए ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा, ज्यादा 5 लीटर। if you are taking the 1 liter of propane, then what should be 5 liter of oxygen, so how many liter of CO2, 3 liters, right? If you are taking the 1 ml of propane, if you are taking 1 ml of propane, right, 1 ml अगर propane लेंगे तो कितना ml ऑक्सीजन चाहिए, 5 ml, 5 ml चाहिए। और 3 ml क्या मिलेगा आपको, CO2। देखो सुनो बता रहा हूँ, सर देख बाबू बेटा, देख देख पहले लिखने दीजिए यहाँ पे, फिर बता रहा हूँ। ये एक फॉर्मेट बताया था मैंने। अब मैंने बताया था CXHY को जो कंबशन कर दो तो x प्लस वाई बाई 4 O2 आता, ऑक्सीजन बैलेंस किया था, x CO2 लिया था, y बाई 2 H2O लिखा था। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको अगर पूछेगा, ये फॉर्मेट अगर थोड़ा भी दिमाग में लेके चलोगे तो आप कर लोगे। आई बात समझ में। हाँ आगे आप बता दो यहाँ पे x कितना हो जाएगा,
3, तो x थ्री ये तो यहाँ पे C3H8 कर देंगे और x प्लस वाई करेंगे तो देखो 5O2 आ रहेगा और यहाँ पे 3CO2 चला जाएगा आपका। आई बात समझ कैसे करेंगे? 3CO2 चलेंगे और ये क्या होगा 5H2O। बेटा ये लिक्विड में याद रखना, जब तक बोलेगा गैस, अगर बोलेगा वाटर वेपर है तो फिर गैस ले लेना, नहीं तो लिक्विड में रखना। ये गैस होगा, ये गैस है आपका और ये भी क्या है आपका गैस। तो देखो क्या होगा, ये गैस है आपका। अब देखो इसका 1 लीटर के लिए कितना चाहिए 5 लीटर, इसका कितना चाहिए 3 लीटर, रेशियो कितना 1:5:3, हमेशा उसी को फॉलो करेगा। अगर इसका 1 ml लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 5 ml, ये कितना होगा 3 ml। समझ में आया? तो यही था गैलो-सेक्स लॉ। आई बात समझ में? 4:2 हो गया। 4:2 लिख दो यहाँ पे। समझ में कैसे करेंगे ये? अब एक क्वेश्चन लिखो फिर मैं उसके बाद बताता। देखो 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, संग्लिरिक से प्रोपेन देख 3 लीटर प्रोपेन, वो जो वाटर का लिक्विड है ना बता रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन के बाद मैं एक थ्योरी लाऊंगा इसका। देखो 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन गिव 10 लीटर ऑफ CO2। कितना लीटर CO2 दे रहा है आपका 10 लीटर ऑफ CO2। देखो जब गैलो-सेक्स लॉ होता है ना तो कभी एसटीपी मेंशन नहीं करता, ये दिमाग में सेट कर लो। जब गैलो-सेक्स लॉ पूछेगा तो कभी एसटीपी मेंशन नहीं करेगा, और जब एसटीपी मेंशन नहीं करेगा तब 22.4 लीटर से इक्वेट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि 22.4 लीटर 1 मोल स्टैंड फॉर द एसटीपी, और जब एसटीपी लिखा ही नहीं तो आप इक्वेट ही नहीं कर सकते इसको। आई बात समझ में? तो वहां पे वॉल्यूम के टर्म में ही सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखो कैसे करूंगा। गिव कितना 10 लीटर ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन। अब बताओ कंप्लीट कंबशन करेंगे तो कितना CO2 निकल रहा है मेरे को 10 लीटर। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, करो खुद से। अब बताइए ओरिजिनल मिक्सचर जो था उसका कंपोजिशन आपको फाइंड करना है। मतलब आपके पास ओरिजिनल मिक्सचर में कौन है प्रोपेन और कौन है ब्यूटेन, उसका कंपोजिशन फाइंड करना। मतलब 3 लीटर में कितना लीटर आपके पास प्रोपेन है और कितना लीटर आपका क्या है ब्यूटेन है। आप करो खुद से करो। विनायक आप सॉल्व कर रहे हैं इसको? यस सर। भार्गवी पुक्रेत बताइए कर रहे हो आप इसको सॉल्व? ठंडा बोल, सुमित घोष एकदम साइलेंट आ जाएगा। बताइए कर रहे हो भार्गवी, बताइए कर रहे हो सॉल्यूशन कर रहे हो इसका क्वेश्चन का? कीजिए। ठंडा बताइए आप कर रहे हो बेटा इसको सॉल्यूशन? यस सर गुड। कीजिए, अगर कहीं डाउट्स होगा तो पूछिएगा। सौमित्र बताइए आप कर रहे हैं बेटा? यस सर। कीजिए। देखिए इसका कैसे करेंगे ये देखिए बता रहा हूँ। Recording in progress. एक मिक्सर में अगर 2 गैस होगा आप दोनों को कंबशन करने जा रहे हो आप, तो सबसे पहले दोनों का जो इक्वेशन होना चाहिए उसको सेपरेटली लिखो पहले। आप एक में कैसे दिखा सकते हो? आप मान लो कहीं पे पार्टी दे रहे हो और एक ही प्लेट में बोलोगे 2 गेस्ट को आप खा लो, एक गुस्सा के नहीं भाग जाएगा गेस्ट आपका? बोलेगा अगर यही करवाना तो बुलाई क्यों कितना भाग जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए हाँ फ्रेंड एक साथ खा सकते हो लेकिन 2 गेस्ट को एक साथ नहीं बोल सकते हो। तो वैसे ही 2 रिएक्टेंट को जब आप कंबशन करते हो इसका मतलब एक कंटेनर में हो रहा है, लेकिन जब इक्वेशन के थ्रू लिखेंगे तो दोनों को तो सेपरेटली लिखेंगे, राइट? तो प्रोपेन कितना होता है C3H8, ब्यूटेन क्या होता है C4H10, दोनों को सेपरेटली लिखो। लिखा आपने? अब सेपरेटली लिखने के बाद आप खुद से देखो आपने कितना लीटर प्रोपेन ब्यूटेन लिया। विनायक बोल कतो है 3 लीटर।
यस सर यस सर yes sir लीटर में बेटा आप क्या करो, सुनो 3 लीटर में क्या करो, आपके पास दो ऑप्शन मैं देता हूँ, एक का एक्स लीटर ले लो तो दूसरा होगा 3 - x, ये एक का एक्स लीटर ले लो तो दूसरा क्या होगा वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए 3। अब एक्स लीटर के टर्म में CO2 का फाइंड कर लूंगा, अब वाई के टर्म में फिर CO2 फाइंड कर लूंगा, अब ये दोनों CO2 का जो अमाउंट वॉल्यूम ऐड कर दूंगा वो कितना होना चाहिए 10, तो दो इक्वेशन आ गया ना मेरा। देखो दोनों से CO2 मिल रहा है कि नहीं, तो एक्स लीटर प्रोपेन से कितना लीटर CO2 है वो ले लेंगे, अब वाई लीटर ब्यूटेन से कितना लीटर CO2 हो गया वो फाइंड कर लेंगे, अब टोटल CO2 कितना होना चाहिए 10 लीटर, तो वहां पे दो इक्वेशन फाइंड हो गए, अब वहां से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ में, बताइए कितना होगा, करते हो आप लोग, Recording in progress. और रिएक्शन का कंबशन अलग अलग लिखना है। आई बात समझ में, आप ऐसा करो, सांगनी देख, सांगनी का तो आंसर चलो बोल, 2 1 1 इसका मैंने एक्स लीटर ले लिया, इसका मैंने वाई लीटर लिया, मेरा अपना तरीका है, आप ये भी कर सकते हो, एक्स ले सकते हो तो एक 3 - x ले सकते हो आप ये। अब देखो मैंने प्रोपेन लिया, तो प्रोपेन क्या होता है C3H8, एक्स कितना है यहाँ पे 3, अब वाई कितना है 8, जैसे वो इक्वेशन पुट करेंगे तो C3H8 करेंगे, एक्स प्लस वाई कहीं पे सेट करके लिख लो तो आपको दिखेगा वहां पे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3CO2 मैंने कर दिया, कार्बन कितना लिया, अरे बेटा एक मोल प्रोपेन में कार्बन कितना है 3, तो 3CO2 लिखेंगे, एक मोल कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 8, तो मैं सीधा क्या करूंगा 4H2O लिख दूंगा, राइट। मेरा क्या बैलेंस हो गया, कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आप किसको बचाना है, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई पे 4 करेंगे, जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2। आई बात समझ में। अब ये बताओ बेटा, इसका अगर 1 लीटर लोगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा 5 लीटर, ये कितना आएगा 3 लीटर, राइट। अगर मान लो इसका आपने x लीटर लिया तो इसका कितना आएगा 5x लीटर, और ये कितना होगा 3x लीटर। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, C4H10 लेंगे, C4H10 को भी कंबशन करेंगे तो क्या मिलेगा 4CO2, अब प्लस क्या होगा 5H2O, जैसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखना 13/2O2 आ जाएगा, इंटू 2 नहीं करेंगे, कंबशन जब भी करेंगे कंबशन में एक मोल को फिक्स कर दो, इससे क्वेश्चन बहुत इजीली विजुअलाइज होता है, एक मोल को फिक्स कर दो, तो इसलिए रहने दो ना फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं, एक मोल को फिक्स कर दो। जैसे इसका मान लो कि 1 लीटर लेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, ये 4 लीटर। We know that 1 meter of butane after complete combustion give the how many liter of CO2? After how many liter of CO2? 1 liter, 4 liter। अगर मान लो कि मेरे को y लीटर अगर मैंने लिया तो ये क्या होगा 4y लीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 3, या तो वहां पे आप खुद से देखो, प्रोपेन ब्यूटेन है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा 3, और इसमें जाएंगे तो आपका क्या होगा 3x प्लस 4y, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। अभी क्वेश्चन 2 हो गया, दोनों सब फाइंड कर लो, तो x का वैल्यू आपका देखना यहाँ पे 2 लीटर आएगा और y का वैल्यू आपका 1 लीटर आएगा, इसका मतलब प्रोपेन कितना हो जाएगा आपका 2 लीटर और ब्यूटेन कितना होगा 1 लीटर। आई बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, 1 liter of CO2 gas after passing through red hot charcoal become 1.4 liter. Find the composition of final mixture. I have to report the composition in the terms of liter, right? आपको कंपोजिशन फाइंड करना है, तो देखो होता है क्या, आपने कितना लीटर CO2 लिया 1 लीटर, तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है सुनो, ये बता दो, एक क्वेश्चन बता देता हूँ आप, और ये बहुत, आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो 2 और मोर क्वेश्चन आपको कहीं भी जो किसी बुक में मिलोगे तो 2 या 3 क्वेश्चन मिलेगा इस पे। तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, क्या जानना चाहिए सुनो। कोक जो होता है सॉलिड होता, या चारकोल या कोक जो भी बोलेंगे, रेड हॉट चारकोल देंगे, रेड हॉट ये चारकोल आपका रेड हॉट, ये चारकोल ये सॉलिड होता है, इससे जैसे CO2 गैस पास करते हो तो उसको रिड्यूस कर देता है वो CO गैस में। आई बात समझ में।
जब आप रेड हॉट कोक लोगे और उससे जब CO2 पास करोगे तो उसमें कन्वर्ट कर देता है CO में। ये पता होना चाहिए आपको। अब बेटा गैस कौन है आपका? CO2। कन्वर्ट किस में कर रहे हो? CO में। अगर मैंने 1 वॉल्यूम CO2 को पास करेंगे तो मेरे को 2 वॉल्यूम क्या मिलेगा? CO। अगर मैं 1 लीटर, देखो 1 लीटर CO2 को पास करेंगे तो 2 लीटर क्या मिलेगा आपको? CO। ये पता चल रहा है ना आपको? आप खुद से सोचो, आपने रेड और चारकोल से, सुनो, रेड और चारकोल से, लिखना बंद करो, सुनो, रेड और चारकोल से आपने 1 लीटर पास किया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपका एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैंने 1 लीटर पास किया तो मेरे को 2 लीटर क्या मिलना चाहिए? कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन आपको 2 लीटर नहीं मिला, आपको कितना मिला? 1.4 लीटर। इट मीन्स जब मैंने यहां से 1 लीटर CO2 को पास किया तो मेरे को आफ्टर पासिंग द रेड हॉट चारकोल जो मैंने फाइंड किया, वहां पे देखा कुछ ना कुछ CO2 एज ए अनरिएक्टेड रह गया और कुछ CO2 आपका CO में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो कलेक्ट करोगे फाइनल मिक्सचर, उसमें CO2 का भी वॉल्यूम होगा और CO का भी वॉल्यूम होगा। अगर कंप्लीट कन्वर्ट करोगे तो 2 लीटर आपका आ जाएगा, लेकिन 2 लीटर तो आपको नहीं मिल रहा, लेस देन 2 लीटर मिल रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा CO2 को आपने कंप्लीट CO में कन्वर्ट नहीं किया। आई बात समझ में? मतलब ये क्वेश्चन बोलता है आपको कि देखो, अगर मान लो कि आपने एक कंटेनर इस तरह का, यहाँ पे एक आउटलेट है मान लो इस तरह का, और यहाँ पे एक आउटलेट आपने इस तरह गैस दिया, आपने इधर से, इधर आपने रेड और चारकोल रख दिया, चारकोल है ये, रेड और चारकोल है ये चारकोल से मैंने क्या क्या देखना है, यहाँ पे मैंने गैस पास किया किसको? 1 लीटर। किसका पास किया? CO2 का। इधर से गैस आपको मिल रहा है कितना बताइए? 1.4 लीटर। तो यहाँ पे CO2 प्लस CO दोनों मिलेगा आपको। अगर सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है ना तो वो डबल हो जाता, क्योंकि इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन तो बोलता ही है कि जब इसको कंप्लीटली कन्वर्ट करोगे तो कितना लीटर आएगा? 2 लीटर। तो आपको तो 2 लीटर मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब आपके पास क्या होगा? अनरिएक्टेड कौन होगा? CO2 भी होगा, और क्या होगा आपका? CO। लेट कर लो कि आपने कितना लीटर CO2 पास किया था? 1 लीटर। तो लेट कर लो उसमें से X लीटर को आपने कन्वर्ट कर दिया CO में। बिना एक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आपने पास कितना किया है? 1 लीटर। 1 लीटर में से X लीटर कन्वर्ट हो गया CO में। आप लेट कर लो कि X लीटर ऑफ CO2 कन्वर्टेड इनटू CO। तो CO कितना होगा? 2X लीटर। देखो ना बेटा, यहाँ पे रेड हॉट कोक है, ऐसे CO2 संग इसको आप पास करोगे तो CO गैस हो जाएगा। यस सर। तो बेटा बता दो, X लीटर अगर पास करेंगे तो 2X लीटर आएगा कि नहीं? तो बेटा बताओ, ये जो फाइनल वॉल्यूम आपको मिलेगा उसमें से 1 माइनस X लीटर इसका होगा, किसका? CO2 आपने कितना पास किया था? 1 लीटर। उसमें से X लीटर को आपने कहाँ पे कब कन्वर्ट कर दिया? CO में। तो बचा कितना? 1 माइनस X। और ये कितना होगा? 2X। हो गया कि नहीं? क्योंकि आपने X लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? CO में। तो CO कितना हो गया? 2X लीटर, क्योंकि वो तो 2X आ जाएगा ना आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो देखना यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 लेफ्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ CO प्रोड्यूस इक्वल टू कितना चाहिए? 1.4 लीटर होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना लेफ्ट है बेटा बताइए? 1 माइनस X। अब वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना होगा? CO 2X, दैट्स इक्वल टू 1.x। वो तो x इक्वल टू कितना होगा? 0.4 आ गया कि नहीं? आगे 0.4 लीटर। अब बताओ, तो 0.4 लीटर आ गया तो वॉल्यूम ऑफ CO2 लेफ्ट कितना हो जाएगा बताना आप लोग? 1 माइनस एक्स कितना हो गया? 0.6 लीटर। क्योंकि x लीटर को कन्वर्ट किया आपने, तो आपने 0.4 लीटर को तो कन्वर्ट कर दिया, तो बचा कितना होगा? 0.6 लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ CO कितना प्रोड्यूस होगा बता दो? वो तो 2x था, 0.12। अब 4 करेंगे तो क्या होगा? 0.8 लीटर आ जाएगा कि नहीं आपका? अब देखो, ये इसको ऐड करो, 8.4 आ रहा है कि नहीं? 8.4 आ रहा है कि नहीं? मैंने 8.4 ही तो बनाया था। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा
तो जनरली कब क्या करेगा, देखना कि आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को जज करने से पहले देखना कि जितना वॉल्यूम आपने CO2 पास किया, अगर उसका डबल वॉल्यूम आप कलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपका सिर्फ मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपने जितना वॉल्यूम CO2 पास किया लेस देन डबल अगर मिल रहा है, आपने 2 लीटर पास किया 3 लीटर ही मिल रहा है आपको, 4 लीटर नहीं मिल रहा है, 1 लीटर पास किया आपको 1.5 लीटर मिल रहा है, 1.2 लीटर मिल रहा है, 1.4 लीटर मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखना कि जितना भी आपने CO2 पास किया, दैट CO2 नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू CO। तो आप आउट ऑफ द 1 x लीटर y लीटर जो भी आपको ज्यूम करना उसको कन्वर्ट कर देना CO में, रिमेनिंग जो भी लेफ्ट होगा दैट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ CO प्रोड्यूस दोनों को ऐड करके आप फाइनल वॉल्यूम लेके चले आना। आई बात समझ में, वहां से एक्स वैल्यू फाइंड करके कंपोजिशन फाइंड कर लोगे, कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो इथोमेट्री का ये पार्ट्स को, दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन करो फिर मैं आपको इथोमेट्री का एक फाइनल कंक्लूजन बता दूंगा क्या होता है ये इसके गैलो-सेक्स लॉ का। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपका, देखना ये जो क्वेश्चन है ये वहां पे मैं करवा देता हूँ। देखो देखना यहाँ पे, ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन यूटियोमेट्री का ये पार्ट का गैलो-सेक्स लॉ का ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 3 जो भी है, देखो कितना मोल हाइड्रोकार्बन है आपका, कितना ml, 10 ml है। आपने 10 ml of हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड, तो हाउ मेनी ml of the oxygen, 55 ml फॉर कंप्लीट कंबशन एंड 40 ml कितना आपका CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, 40 ml। और बोल रहे हैं कि फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, देखो हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन तो होता नहीं है, तो ऑप्शन 2 तो होगा नहीं, ऑप्शन 1 हो गया तो ऑप्शन 3 होगा तो ऑप्शन 4 होगा। अब सुनो, आपके पास हाइड्रोकार्बन कौन है, 10 ml, फॉर्मूला क्या उसका नहीं पता, वही तो पूछ रहा आपसे। तो आप क्या करोगे, देखो कैसे क्वेश्चन को करते देखना, आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे CxHy तो फॉर्मूला जानते हो आप, दैट गिव द x प्लस, देखो y/4 क्या मिलेगा आपको, O2, ये सब गैस होना चाहिए बेटा, ये गैस है, गैलो-सेक्स लॉ लगाएंगे, ये गैस है आपका, XCO2 क्या मिलेगा आपको गैस, और ये क्या मिलेगा आपको वाटर, कितना मिलेगा आपको y/2, ये क्या मिलेगा लिक्विड। आप बताओ ना बेटा, यहाँ पे अगर इसका 1 ml लेंगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा आपको, Signing बोल, if you are taking the 1 ml of the hydrocarbon, the what ml of the oxygen you have to take, x plus y/4 ml, Yes, yes, sir. और ये कितना हो जाएगा, ये x ml आपका आएगा अकॉर्डिंग टू गैलो-सेक्स लॉ। अगर बेटा इसका 10 ml लेंगे तो इसका कितना लेना पड़ेगा, x प्लस, बनाई बोल, x प्लस y/4 इंटू 10। यस सर। देखिए तो अंदर एकदम क्लियर हुआ है, बताइए बेटा ये कितना होगा, 10x होगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर 1 ml देते तो बेटा x ml आता है ना, तो 10 ml लेंगे तो कितना लेंगे, 10x। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलो, ये एक्सप्रेशन समझ में आया। हाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, 10x इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, that should be equal to how much, 40 ml। बोल तो रहे कि CO2 कितना मिल रहा है आपको, 40 ml, बेटा x इक्वल टू तो निकल गया 4। समझ में कैसे निकल जाता है ये, जब अननोन हाइड्रोकार्बन होगा, जब कंबशन करेंगे CO2 O2 मिलेगा, H2O मिलेगा, वहां से ये सब फाइंड होता फॉर्मूला, तब समझ में कैसे फाइंड किया मैंने देखा कि x के टर्म में मैंने किसको एक्सप्रेस किया, CO2 को, और CO2 का वॉल्यूम कितना मैंने फाइंड किया था 40 ml, मैंने 10x इक्वल टू क्या कहते 40, x इक्वल टू कितना मिला 4। नाउ अब देखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 55 ml चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू x प्लस y/4 इंटू 10। बिना एक बोली होगा कि नहीं है, क्योंकि आपका देखो यहाँ पे ये ml यूज हो रहा है ना, 10 ml के लिए तो सारा यूज कर रहे हो अभी, तो वो तो बोल रहा है 54, x वैल्यू आपने कितना फाइंड किया 4। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 55 करेंगे, x 4 लेंगे, y/4 करेंगे, इंटू 10 करेंगे, देखो y इक्वल टू आपको 6 मिलेगा।
आई बात समझ में। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, देख लो, चेक कर लो आप लोग। देखो कितना इजी है, समझ में क्या बने वाला है, कैसे फाइंड किया। आप हमेशा याद रखना बेटा, मोल रेशियो वॉल्यूम रेशियो इक्वल होता है। सारा एक्सप्रेशन आप वॉल्यूम के टर्म में लोगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको कभी मेंशन ही नहीं करेगा, क्योंकि जब भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन को कूल कर देते हैं, कूल करने के बाद वाटर को, सारा जितना वाटर वेपर होता है सबको हम लोग लिक्विफाई कर देते हैं। इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर कभी कंसीडर नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ CO2 कंसीडर करना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंसीडर करना, वॉल्यूम ऑफ इसको करना हाइड्रोकार्बन का। गेलो-सेक्स लॉ को हमेशा यूज करना। कोई भी अननोन हाइड्रोकार्बन होगा तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में। देखो और एक चीज क्या होता है, देखना, लिखो, नोट करके लिखो। नेक्स्ट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, बताओ तंद्रा समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे मैंने फाइंड किया यहाँ पे। यस सर। हीड्रोमेट्री होता है, एनालिसिस ऑफ गैसेस, गैसेस वॉल्यूम लिखो। एक ये ज्योमेट्री होता है केमिस्ट्री का, जहां पे हम लोग किसका करते हैं, एनालिसिस ऑफ गैसेस वॉल्यूम करते हैं हम लोग। ये किस पे बेस्ड है बताओ, तो बेस्ड ऑन एक ही चीज देखना, गेलो-सेक्स का होता है ये ज्योमेट्री पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री वेयर वी आर एनालाइजिंग द गैसेस कंपोजिशन, राइट। गैसेस जो कंपोनेंट तो उसको एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो उसको किसके थ्रू करते हैं, ज्योमेट्री के थ्रू। ज्योमेट्री होता है क्या, तो देखना यहाँ पे एक मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको, देखना ये होता है ज्योमेट्री ट्यूब। जब लैब में जाओगे तो आपको दिखाएगा। देखो होता है क्या, ऐसे देखना, एक टेस्ट ट्यूब होगा, जैसे एक मैंने रखा। एक टेस्ट ट्यूब में क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रहता है फिट, यहाँ पे इलेक्ट्रोड फिट रहता है, इलेक्ट्रोड प्लस माइनस। क्या करते हैं, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रहता है, पूरा सील कर देते हैं ग्लास को, हार्ड ग्लास रहता है। उसमें क्या करना, मान लो कोई हाइड्रोकार्बन को कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड करना है, तो हाइड्रोकार्बन को वहां पे गैस को ले लेंगे, वहां पे ऑक्सीजन भी ले लेंगे, सारा वॉल्यूम मेजर करके देंगे हम लोग वहां पे। देने के बाद क्या करते हैं, सील कर देते हैं। सील करने के बाद क्या करते हैं, आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे। जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे तो इग्निशन टेम्परेचर जैसे मिलेगा तो वहां पे कंबशन होगा। कंबशन करने के बाद क्या होता है, ये डिलीवरी ट्यूब जो देखते हो, इससे क्या करते हैं, गैस आता है आपका इस लिक्विड में। यहाँ पे लिक्विड होता नहीं है, होता है क्या, सुनो। इस सराउंडिंग में यहाँ पे लिखा रहता है आइस का जैकेट्स देते हैं, आइस रखा रहता है उस ट्यूब के सराउंडिंग में। जैसे वहां से वाटर वेपर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर दे दिया तो पूरा का पूरा वाटर लिक्विफाई में कूल होके नीचे आ गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड मैंने यू शेप का ट्यूब रखा, अब देखो ट्यूब में मार्किंग होगा 1 ml 2 ml 3 ml आ गया, तो ये तो लिक्विड होगा, लेकिन गैस आपका एसेंड होके देखो बबल्स के फॉर्म में एसेंड होके यहाँ चला आएगा। अब ये जो ट्यूब होता है, इन्वर्टेड ट्यूब होता है, इसमें क्या होता है, ml में सबका मार्किंग होता है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे 80 ml लेके कंबशन करवाया था, जिसमें क्या था, हाइड्रोकार्बन भी था और क्या था, O2 भी था। कंबशन करने के बाद मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया, मान लो यहाँ पे 40 ml, मान लो यहाँ पे 100 ml मैंने कलेक्ट किया। कितना वॉल्यूम आपने कलेक्ट किया, 100 ml। उसमें किसका वॉल्यूम नहीं है, वाटर का नहीं है, राइट। किसका गैस है, गैस का। अब क्या होगा, ये 100 ml है। अब ये 100 ml वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास कर दूंगा। जैसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास करोगे तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मान लो आपने 100 ml पास किया था, आफ्टर पासिंग थ्रू द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो 40 ml हो गया। इसका मतलब कितना ml आपका CO2 था वहां पे, 60 ml। पता लग जाता है यहाँ पे। फिर ये 40 ml जो आपका गैसेज है, इसको मैं पास कर दूंगा, मान लो अल्कलाइन पैरागेलोल होता है, सब लैब में रहता है वो, कंपाउंड्स होता है, उसके थ्रू पास कर देते हैं रिमेनिंग गैस को। रिमेनिंग गैस में जैसे कि मान लो 40 ml पास किया तो वो बचा 10 ml, तो कितने ml एब्जॉर्ब हो गया, 30 ml। तो वहां से पता चल जाता है कि 30 ml अनरिएक्टेड क्या था, ऑक्सीजन था। कई बात समझ में। तो ये वॉल्यूम सारा मेजर कर लिया आपने। अब फॉर्मूला मैंने दिखा दिया कैसे आप नोट करोगे, वहां से आप वॉल्यूम ऑफ CO2 पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड पता चलेगा, इनिशियल कितना वॉल्यूम लिए थे O2 का वो पता चलेगा, इससे कितना आपका रिएक्ट किया वो पता चलेगा। x प्लस वाई बाय 4 के टर्म में एक्सप्रेशन लाओगे, वहां से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पहले लिख लो यहाँ पे, समझ में आई ज्योमेट्री क्या होता है ये। तो यहाँ पे देखना क्या होता है, यहाँ पे गैस लिख लो और सुटेबल रिएजेंट टू एब्जॉर्ब, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। अभी लिखो पहले। तो बेटा CO2 को SO2 कहीं भी निकलता है, इसको हमेशा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करता है, याद रखोगे।
लैब में जाओगे ना तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट्स देगा सॉलिड, वो उसी के पेट के थ्रू पास कर दें लोग गैस को। फिर देखना यहाँ पे, अगर आपके पास वाटर वेपर अगर होगा, मान लो वाटर वेपर होगा, तो फिर ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू ऑब्जॉर्व करवाते हैं हम लोग। आई बात समझ में। फिर आप याद रखना कि जैसे आपका देखना ये O2 होगा, तो O2 को ऑब्जॉर्व करता है ये अल्कालाइन पायरोगेलॉल, एक कंपाउंड्स होता है वो अभी नहीं पता चलेगा आपको। तो अल्कालाइन पायरोगेलॉल किसको ऑब्जॉर्व करेगा? O2 को। फिर कहीं पे O3 भी होता है तो उसको टर्पेंटाइन ऑयल से ऑब्जॉर्व करवाते हैं हम लोग। फिर देखना है यहाँ पे कभी NH3 हो, ये CO होगा, कभी कभी अनरिएक्टेड क्या होता है CO2 होता है। इस CO2 से हम लोग एनहाइड्रस क्या लेते हैं, एनहाइड्रस क्यूप्रस क्लोराइड के थ्रू ऑब्जॉर्व करवा लेते हैं हम लोग। आई बात समझ में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, सबसे ज्यादा कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है वो मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये याद रखना, सबसे ज्यादा ये पूछता हुआ। पायरोगेलॉल होता है, ये पायरोगेलॉल एक कंपाउंड्स होता है। স্যার স্যার हाँ, बताइए। বলছি কি যে তাহলে কি যে কোনো অ্যাসিটিক গ্যাসে কি বেস দিয়ে অবজার্ভ হবে? হ্যাঁ, দেখ, এটা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে। if you are taking the sodium hydroxide, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ওটা CO2 SO2 जैसे एसिटिक एसिड হবে ওটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। राइट, कंसेप्ट आपका सही है। कोई भी एसिडिक ऑक्साइड लेंगे, जब बेस के थ्रू पास करेंगे तो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों करते हैं, उसका रीजन है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप जाओगे तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक, इसलिए वो माइसर भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर वेट कहाँ से कर पाओगे। इसलिए बेटर होता है किसको हम लोग ऑब्जर्व कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में ये, तो ये समझ में आ गया कौन सा गैस कहाँ पे ऑब्जर्व करेगा। तो इस पे क्वेश्चन, हाँ बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी बुक्स में लिख देता है, लेकिन हम लोग लैब में नहीं किए थे उसका। लैब का जब हम लोग टीचर से पूछे थे, लैब टेक्नीशियन होता था वहाँ पे कॉलेज में जब थे हम लोग, तो बोले कि सर यहाँ तो मैं बुक में देखा था सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं करता, चैलेंज करके बोला कि, मैंने बोला कि सर वहाँ पे लिखा हुआ बुक्स में, तो बोला कि नहीं। जब एक्सटर्नल एग्जाम होता था हम लोग का कॉलेज में, तो बोलता था कि वाई यूजिंग द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने बोला कि मैंने तो बुक में देखा था सर। तो बोला कि नहीं, तुम जाके पढ़ के। तब जब चैलेंज दे दिया था मैंने जाके, उस समय नेट पर तो चलता नहीं था इतना कि गूगल कर लो, गूगल वो बोल देगा, ये तो कुछ नहीं होता था। तो बहुत सारा बुक्स मैंने देखा, तो मैंने बुक्स में देखा, उसके बाद देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो फिर जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा ना, तो मान लो कि एक वेट करके आपने कुछ अमाउंट लिया, आप किसी गैस को एब्जॉर्ब करोगे, उसको फर्दर आप वेट करोगे, तो वेइंग करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपका वो गैस का ही अमाउंट को दिखाएगा। अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वाटर का भी अमाउंट इंक्लूड हो जाता है। इसलिए बोला कि नहीं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के चलते हम लोग इसको यूज नहीं करते। और नहीं क्या होता, और क्या रीजन होता, सुनो। बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बेटा लोगे तो CO2 एटमॉस्फेयर में रहेगा ना, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट बना के निकल जाता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज ही नहीं करते हम लोग, यूज करते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही। तो कहीं कहीं बुक में लिख देता है ये बेसिक नेचर के चलते, लेकिन बहुत सारा केमिकल रिएक्शन के चलते हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही लेते हैं। कई बात समझ में। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, जितना भी एनसीईआरटी पढ़ोगे आप, या जितना भी कंपटीशन का क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड छोड़ के सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी नहीं देगा आपको, हमेशा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही देगा। आई बात समझ की সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড CO2 এর সাথে বাইকার্বনেট না না CO2 এটা নেবে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে, তাহলে এটা তাড়াতাড়ি রিঅ্যাকশন হয়ে যায়, সোডিয়াম বাইকার্বনেট এটা হয়ে যাবে, আর সোডিয়াম বাইকার্বনেট সোডিয়াম কার্বনেট হয়ে যায়। এটাও পটাশিয়ামও এটা সেম রিঅ্যাকশন হয়, তাই জন্য এটা রিঅ্যাকশন হয়। लेकिन ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको साइड करके रखते हैं। वो एब्जॉर्ब क्यों कर लेता है, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन होगा ना, तो वो तो सॉल्ट बनेगा ही आपका, तो सॉल्ट बना देता वो। चलिए ये समझ में आ गया, विनायक समझ में आ गया किसको कौन एब्जॉर्ब करेगा। यस सर। तो ये समझ में आ गया इडियोमेट्री का क्या थ्योरी होता है। तो इडियोमेट्री किस पे बेस्ड रहता है, गैलो-सेक्स लॉ पे। तो ये क्वेश्चन जो बताया समझ में आ गया आपको। इसी क्वेश्चन का बहुत बड़ा स्टोरी बना देगा आपको कि आपने वहां पे पास किया था, फिर फर्दर वॉल्यूम कंट्रैक्शन होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, लिख लो कहीं पे, देखना यहाँ पे CxHy आपने गैस लिया, X प्लस Y/4 आपने क्या लिया था, O2 गैस लिया था, XCO2 क्या निकला था आपका, गैस। अब Y/2 O2 क्या था आपका, H2O लिक्विड।
बेटा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे सुनिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि गैस में जो होता है, जितना आप रिएक्टेंट को गैस लेके जाओगे फाइनल प्रोडक्ट में उसका गैस का अमाउंट लेस होता है। कैसे आप चेक कर लो ना, यहाँ पे x प्लस वाई बाय 4 है, यहाँ पे x लीटर आएगा, तब इसलिए x प्लस वाई बाय 4 तो ज्यादा होगा ना। अगर मान लो कि मैंने इसका 1 ml लिए, तो इसका क्या होगा, x प्लस वाई बाय 4 ml हो जाएगा, इसका कितना होगा, x ml हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या होगा आपका फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। अगर मान लो कि आपने 80 लीटर ऑक्सीजन, 80 ml ऑक्सीजन और 20 ml हाइड्रोकार्बन को लेकर कंबशन करोगे, आफ्टर मेकिंग एक्सप्लोजन, जब उसको आप कूल्ड करोगे सेटअप में जाके, तो आपका फाइनल वॉल्यूम आपका 80 ml लिया था ना टोटल आपने, उससे लेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, कंट्रैक्शन। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन जो होता है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन का टर्म देगा आपको। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन जो होता है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन, तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन का मतलब होता है कि इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियल ज्यादा होगा ना, अब फाइनल क्या होगा, लेस होगा, तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन बोलेंगे। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन कब होगा, जब फाइनल ग्रेटर होगा इनिशियल से। तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन जब जाओगे बेटा यहाँ पे, इनिशियल कितना था, 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाय 4, अब माइनस क्या था, एक्स था, देख लो ना माइनस क्या होगा, एक्स होगा कि नहीं, संग नहीं बोल, माइनस एक्स होगा कि नहीं, तो फाइनल वॉल्यूम। यस सर। तो एक्स, तो देख एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो 1 प्लस क्या होगा, वाई बाय 4 ml आपका वॉल्यूम ऑफ कंट्रैक्शन मिलेगा कि नहीं आपका, आई बात समझ में। तो ये वॉल्यूम कंट्रैक्शन आएगा समझ में क्या होता है ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन में जे एडवांस का जब क्लास ले तो उसमें और भी बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे जे एडवांस के पेपर में से पूछा, नीट में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए इतना ही रखो यहाँ पे। आप बता दो गैलो-सेक्स लॉ का एप्लीकेशन समझ में आ गया। गैलो-सेक्स लॉ किसको एक्सप्लेन करता है, वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम रेशियो ऑलवेज बी द सिंपल होल नंबर रेशियो, ये हमेशा वैल्यूएबल होगा। तो ये बताया मैंने गैलो-सेक्स लॉ। एवोगाड्रो लॉ मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एवोगाड्रो लॉ बता दिए थे। अब एक होता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या करना, आपको मैं वर्क असाइन कर रहा हूँ कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग देके आना, होमवर्क लिख लो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपको एनसीईआरटी से खुद रीड करना है, मैं उस पर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक। देखो आप क्या बताने जा रहा हूँ। कंसंट्रेशन यूनिट्स, क्या लिखा आपने, कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होता है सुनिए। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होता है कि मान लो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन है, आपने देखा होगा कि मार्केट से जब मेडिसिन लाते हो या कुछ भी लाते हो तो उस पर लिखा रहता है 0.5% मास बाय वॉल्यूम, 0.5% मास, ऐसे लिखा रहता है, लेबलिंग रहता है आपका। कहीं मान लो ओआरएस या कुछ भी आप नॉर्मल मिनरल्स भी, आप कोई वाटर पीते हो, कोई भी खरीदते हो, तो उसके रैपिंग जो रहता है उस पर आप देखना सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, कितना इसमें डिजॉल्व साल्ट है, कितना अपने है, कितना पिकोमीटर है, ये सब दिखा रहता है कि नहीं आपका। तो आप देखना यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज योर होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट में जाओगे तो कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, इसलिए क्या बोला जाता है, होमोजेनियस। तो होते क्या कि सॉल्यूशन तो जानते हैं कि होमोजेनियस है, बट हाउ मच सॉल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट्स बोलते हैं। जैसे क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है, जैसे क्या होता है, वेट का भी यूनिट होता है, जैसे क्या होता है आपका एक्सलेशन का यूनिट होता है, जैसे क्या होता है वेलोसिटी का भी यूनिट ले, तो वैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, सॉल्यूशन का भी यूनिट्स होता है। तो सॉल्यूशन को एक ही यूनिट से नहीं एक्सप्रेस करते हैं, बहुत सारे यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं। जब लैब में जाओगे तो बहुत सारा सॉल्यूशन आपका रखा रहेगा वहां पे, तो देखना वहां पे लिखा रहेगा 9.8% मास पे वॉल्यूम, कहीं पे लिखा रहेगा बाय मास, ये सब लिखा रहता है। तो कंसंट्रेशन यूनिट जाओगे तो कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में क्या क्या क्लासीफाई करते हैं, तो एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक क्या होता है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बेटा टेम्परेचर अगर डिपेंडेंट होगा तो डायरेक्ट टू क्या होता है, वॉल्यूम। अब तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है कि नहीं। आप सिंपल बताओ, एक बैलून होता है, अगर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैलून क्या होता है, तो आपका रिजिड वॉल होता नहीं है, फ्लेक्सिबल वॉल होता है, तो देखना रबर का रहता है, वो क्या एक्सपैंड करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है।
तो देखना कि आप टेम्परेचर डिपेंडेंट जाएंगे तो जैसे जाएंगे मास पे वॉल्यूम परसेंटेज, तो देखो मास पे वॉल्यूम परसेंटेज होगा तो वॉल्यूम किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का, तो डेफिनेटली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फिर एक होगा मास पे वॉल्यूम परसेंटेज, एक होगा वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एक पढ़ेंगे आप लोग क्या देखा, मोलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं। मोलरिटी ये भी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। फिर एक पढ़ाऊंगा आपको नॉर्मलिटी, सब पढ़ाऊंगा क्या होता है नॉर्मलिटी, क्या होता है मोलरिटी, सब बताऊंगा। स्मॉल एम ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ये याद रखना आप लोग, सबके बारे में एक एक डिस्कस करेंगे। फिर देखना यहाँ पे इसमें जब जाओगे तो इसमें होता है मास परसेंटेज, बेटा खुद से बता दो, मास परसेंटेज होगा तो टेम्परेचर के साथ मास तो चेंज नहीं कर पाओगे, आई बात समझ में। एक दूसरा कंसंट्रेशन यूनिट लेंगे यहाँ पे, देखना मास परसेंटेज में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। एक तीसरा लेंगे आप मोललिटी, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब क्या होता है, मास डिपेंडेंट या मास इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और ये सब क्या था आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इधर क्या था डिपेंडेंट। अब सुनो, अगर टेम्परेचर का फंक्शन है इसका मतलब वॉल्यूम पे डिपेंड्स है। अब मान लो कोई मास परसेंटेज, उसको मास में वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, या कहीं पे मास में वॉल्यूम उसको मास परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या करना, सुनो, आपको एक कन्वर्सन फैक्टर आएगा जिसके थ्रू कन्वर्ट करोगे, तो वो कन्वर्सन फैक्टर है डेंसिटी। आप बता दो, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना थी, क्या जरूरत है आपको, डेंसिटी। वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना थी, क्या चाहिए, डेंसिटी। तो याद रखना डेंसिटी। आप एक काम करो, इसमें से कोई भी एक कंसंट्रेशन को दूसरा कंसंट्रेशन में अगर चेंज करने बोलेगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, आई बात समझ में। इसीलिए ये सब कन्वर्जन मैं बताऊंगा आपको, एक दूसरे को कैसे कन्वर्ट होता है यहाँ पे, यही सब कंपटीशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां पे देखोगे किस पे वर्क करूंगा मैं, डेंसिटी। समझ में डेंसिटी क्या होता है यहाँ पे। अब लिखो, अब मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है ये मास ऑफ सॉल्यूट। देखो बेटा क्या लिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है। और बेटा एक चीज याद रखना, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, और परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 ग्राम होता है, 100 kg नहीं, आउट ऑफ 100 ग्राम। क्योंकि ये सब जितना भी कंसंट्रेशन यूनिट होता है ये लैब के टर्म में आता है, तो लैब में जब स्टडी करते हैं तो हम लोग स्मॉलर स्केल पे ही स्टडी करते हैं, लार्ज स्केल पे स्टडी नहीं करते, इसलिए कितना मिलेगा आपको, 100 ग्राम। जैसे एक एग्जाम्पल लेके मैं चलता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4% बाय मास, ऐसे लिखा रहेगा तो समझना मास परसेंटेज है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, देखो मीन्स 4 ग्राम of sodium hydroxide dissolve in 100 ग्राम of solution। बेटा समझ में क्या होता है मास परसेंटेज, बिना समझ में मास परसेंटेज क्या होता है, कैसे फाइंड करोगे मास परसेंटेज, ये अभी क्वेश्चन यस यस सर। मास परसेंटेज का टर्म समझ में आ गया आपको। फिर दूसरा टर्म लिखिए आप लोग यहाँ पे, मास पर वॉल्यूम परसेंटेज। इसको मास पर वॉल्यूम परसेंटेज भी बोला जाता है। अगर कहीं भी m by v लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, मास पे वॉल्यूम परसेंटेज। अब बताइए ये क्या होगा, मास जैसे फाइंड करोगे तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। याद रखना कैसे डिफाइन करते हैं, तो मास में वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, देखना यहाँ पे, अगर मान लो 9.8% मास में वॉल्यूम H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन मैंने बोला,
तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैंने 9.8% मास में वॉल्यूम H2SO4 एक सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 9.8 ग्राम्स H2SO4 dissolve in 100 ml of solution. ml में चलना मेरे सर, बेटा याद रखना ml में, that is 9.8 ग्राम of H2SO4 dissolve in 100 ml of solution. স্যার এখানে 100 ml 100 ml দেখ देख আর আগেরটা 100 গ্রাম। नहीं देख 9.8 ग्राम of H2SO4 dissolve in 100 ml of solution। देख এটা কি লেখা আছে, mass of solute volume of solution into 100। तो ये into 100 लिए कि मतलब ये क्या अमाउंट दिखा रहा है, 100 ml में कितना आपका डिजॉल्व है। आई बात समझ में? तो ये आप देखो एक एग्जांपल, ये देखो मान लो कि अगर मान लो कि मैं 9.8% मैंने अगर बोला आपको, सुनो बता रहा हूँ, अगर मान लो मैं नोट करके एक लिख रहा हूँ, सुनना ये बात, यहाँ से समझ में आ जाएगा। 150 ml ऑफ, या ऐसे कर देता हूँ, देखना, रुको। अगर मैंने बोला यहाँ पे कि 50 ml ऑफ 9.8% मास में वॉल्यूम H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, सुनो कितना ml है आपका? 50 ml। लेबलिंग कितना? 9.8% मास पे वॉल्यूम या मास परसेंटेज? मास पे वॉल्यूम। 8 मींस 9.8 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml। 9.8 ग्राम कहाँ पे डिजॉल्व है? 100 ml में। आप बताइए तो 50 ml में कितना होगा? 4.9 ग्राम। अगर मान लो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, अब मैंने यहाँ पे रैपर लगा दिया 9.8% मास पे वॉल्यूम, ये रैपर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 9.8 ग्राम डिजॉल्व है आपका 100 ml में। अगर यहाँ से मैंने मान लो केमिस्ट्री में कुछ लैब में कुछ रिएक्शन में H2SO4 चाहिए, मैंने यहाँ पे H2SO4 को निकाला, मैंने 50 ml लिया टेस्ट ट्यूब में, तो इसका मतलब 9.8 ग्राम मैंने H2SO4 नहीं लिया, 4.9 ग्राम H2SO4 लिया। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे 9.8% मास में वॉल्यूम है, अगर मैं इसका 1 लीटर अगर निकाल लूंगा ना, तो इसका मतलब 98 ग्राम आपने निकाल लिया, क्योंकि 100 ml में कितना डिजॉल्व है? 9.8, तो 1000 ml में कितना होगा? 98, और 98 ग्राम H2SO4 स्टैंड फॉर 1 मोल। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98, तो 98 ग्राम स्टैंड फॉर 1 मोल। अब बताओ 1 मोल H2SO4 कहाँ डिजॉल्व है? 1 लीटर में, क्योंकि आपने तो 10 ml में कितना डिजॉल्व करके रखा? 9.8, तो 9.8 के ग्राम स्टैंड फॉर 0.1 मोल, तो 0.1 मोल तो आपका 100 ml में, तो 1000 ml में कितना होगा? 1 मोल। तो बेटा समझ में कैसे याद करोगे? तो ये जब जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 100 ml है, तो बताओ यहाँ पे अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? देखो 9.8 कहाँ पे डिजॉल्व था? 100 में। ये कितना लिया आपने? 50, तो कितना लिया? 4.9 ग्राम। बहुत हेल्प करेगा मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, सबसे ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चन इसी पे लेके जाता है। इससे मोलरिटी नॉर्मलिटी आपसे फाइंड करवाएगा, मतलब इससे नॉर्मलिटी मोलरिटी फाइंड करवाएगा आपको। तो ये परसेंटेज का लेवलिंग आपको पता करेगा, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी आप इजीली फाइंड कर लोगे, राइट। उसके लिए कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ता है, आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। तो बताओ विनायक, समझ में आ गया कैसे फाइंड करेंगे ये 50 ml में? ये कोई डॉट्स है इसमें? बताइए सांग नहीं बुझे तो यस सर। ml, yes, whenever you have to express the concentration into the percentage out of 100 ml out of 100 grams, ये दिमाग में सेट कर लो। whenever you have to express the mass percentage volume percentage, तो always mass percentage किसी में भी कन्वर्ट करोगे तो आप हमेशा याद रखना किस में एक्सप्रेस करेंगे, आप किस में करेंगे? out of 100 ml out of 100 gram। never you have to think about the 1 liter, never you have to think about the 1000 ml। ये सारा इंफॉर्मेशन आपका 100 ml में होता है। चलिए, तो कितना ड्रम मैंने बताया आपका? 3 नहीं 2। एक क्या बताया मैंने? मास परसेंटेज। एक क्या बताया? मास पर वॉल्यूम परसेंटेज।
आई बात समझ में। नेक्स्ट डे जब आएंगे तो नेक्स्ट डे और भी इस पे वर्क करवाएंगे आपको। ठीक, जाइए। When I get a project system mass percentage, volume percentage.